नेक्स्ट CH3 CH double bond CH whole 4 Me. Third F CH double bond CH whole 5 F. Fourth CH3 CH double bond C 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 H Me. Fifth Cl CH double bond C 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 HCl. तुम्हें बताना है इसके अंदर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या बताना है इसके अंदर? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट जैसे ये ले लिया अब CH डबल बॉन्ड CH Cl CH डबल बॉन्ड CH F। नेक्स्ट डबल बॉन्ड F और I है, F और I। तो बताना है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे टोटल, हर एक केस में टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने हैं फास्ट।
हाँ निकाल लिया सबने आंसर। कनिष्क, कनिष्क यस सर। निकाल लिया आंसर। यस सर, लास्ट वाला हाँ चलो कुछ नहीं, बताओ पहले फर्स्ट वाले में। सर हो गया। 32। जबरदस्त होगी, और कितने आइसोन बनेंगे? कितने आइसोन्स बनेंगे? निकाला किसी ने? 12th वाले बच्चों में सम्यक, विधि। सर 32। हाँ 2⁵ 32। इसमें जीरो सेंटर कोई पूछेगा तो 5 है। हाँ नित्या बिल्कुल सही है, बोला करो नित्या। 2⁵ 32 आएंगे। इसमें सीरो सेंटर्स कितने हैं? सीरोजेनिक सेंटर कोई बोलेगा, सीरो सेंटर बोलेगा तो 5 बोलना। 5 है इसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले में 10। जो इसमें बनेंगे 2⁻n-1। हाँ नित्य का आंसर 10 है, बिल्कुल सही है। 2⁻4-1 प्लस 2⁻n/2 यानी 4/2 - 1। तो 2⁵3 यानी 8, 8 + 2 10 आइसोमर्स आएंगे। और सीरो सेंटर्स कितने हैं? 4। सीरो सेंटर्स 4 हैं इसके अंदर। 4 डबल बॉन्ड हैं, चारों के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगी, लेकिन ये सिमेट्रिकल है तो कुछ कम हो जाएंगे। इसीलिए ये मैंने तुम्हें बना के भी दिखाए थे लास्ट टाइम, इसलिए टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 10 आएंगे। नेक्स्ट का 20। नेक्स्ट का 20, 36। नित्या का आंसर 20 है। कशिश का 20, हाँ सबका 20 आ रहा है आंसर। देखो 2⁻n-1, 2⁵5-1 प्लस 2⁵5 + 1/2 यानी 2⁵5 + 1/2। फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में सिखाए हुए हैं। तो 2⁵3-1, 16 + 4 20 आंसर आ जाएगा। 20 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और जीरो सेंटर कोई पूछेगा तो 5 बोलेंगे। जीरो सेंटर्स 5 हैं, लेकिन ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, इसलिए कुछ कम हो जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट में, फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में आंसर निकाला हो किसी ने? 2। हाँ ओनली 2। और जीरो सेंटर कितने हैं? 1। एक। एक। जीरो सेंटर सिर्फ एक है इसके अंदर। इसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एक साथ हैं। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एक साथ होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगी। और जीरो सेंटर सिर्फ एक है, बसेस ट्रांस होगा एक के अराउंड। जीरो सेंटर इज वन ओनली, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लास्ट वाले केस में, लास्ट वाले केस में इसमें भी एक ही जीरो सेंटर है। हाँ बिल्कुल सही है नित्या, छवि का भी सही है। इसमें एक ही जीरो सेंटर है, लेकिन वो ऑप्टिकल सेंटर वाला है, इसलिए इसमें होगी तो सही जीरो आइसोमरेज, लेकिन वो ऑप्टिकल आइसोमरेज होगी। ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है। इसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एक साथ है तो इसलिए, और एंड्स डिफरेंट है। और एंड्स क्या है? इधर भी एंड क्या है? H और Cl डिफरेंट है दोनों। H और Cl दोनों डिफरेंट है, दोनों H नहीं है ना ही दोनों Cl है। ऐसे इधर भी एंड्स क्या है? डिफरेंट है, H और Cl। इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमरेज शो करेगा। जीरो सेंटर इसके अंदर एक है। जीरो आइसोमरेज कोई पूछेगा तो तुम बोलोगे 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज पूछेगा तो 0। जीरो आइसोमर्स 2 है, और वो भी कौन से हैं? ऑप्टिकल वाले। नेक्स्ट केस में, सिक्स्थ में, 8। हाँ बिल्कुल सही है, 8 आएगा आंसर। एक जीरो सेंटर ये रहा, एक जीरो सेंटर ये रहा, और एक इधर से रिंग के राउंड इस पॉइंट पे। तो 2⁵3 8 आ जाएगा। ये 11th वाले किसी बच्चे का सही हुआ है?
छवि का सही है, और किसी का? नित्या का सही है, और कोई बच्चा जिसका सही हुआ ये? चलो सही है। नेक्स्ट वाले का बताएंगे आंसर। नेक्स्ट वाले का ज्योमेट्री होगी कि नहीं होगी इसमें? हाँ बिल्कुल सही है, नहीं होगी इसमें। इसमें नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसमें जो बीच में डबल बॉन्ड है ही नहीं, बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जाते हैं तो दोनों एरोमेटिक बन जाएंगे, यानी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें फ्री रोटेशन होगी, हिंडर रोटेशन होगी नहीं। अगर ये इस कंपाउंड को मैं तुम्हें ये दे देता ना, इस कंपाउंड को मैं ऐसा देता कि दोनों में से एक एरोमेटिक बनता, जैसे मान लो दोनों साइड मैंने ये दे दिया, इसमें नहीं होगी ज्योमेट्रिक एक्सपोनेंस। इसमें ज्योमेट्रिक एक्सपोनेंस नहीं होगी, क्योंकि जो बीच में डबल बॉन्ड आया था, दोनों रिंग को कनेक्ट कर रहा था, उसके अराउंड फ्री रोटेशन होगी। उसके अराउंड क्या होगी? फ्री रोटेशन। मान लो मैं दोनों कंपाउंड ये दे देता तुम्हें, एफ सी एल डबल बॉन्ड, एफ सी एल। अब इसमें पूछूं, इसमें ज्योमेट्रिक एक्सपोनेंस होगी कि नहीं? इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिक एक्सपोनेंस होगी कि नहीं? इसमें होगी सर। हाँ इसमें होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो एक रिंग तो एरोमेटिक, ये रिंग एरोमेटिक बन जाएगी, लेकिन दूसरी वाली तो नहीं है एरोमेटिक, इसलिए इसमें पाई बॉन्ड का करेक्टर कुछ ना कुछ रहेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा, तो हिंडर्ड रोटेशन होगी, इसलिए ज्योमेट्रिक ये शो करेगा, दिस विल शो। इसमें दोनों रिंग एरोमेटिक हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे डी एफ लगा दिया इधर, अभी ज्योमेट्रिक शो करेगा क्या? अभी ये शो करेगा ज्योमेट्रिक नहीं? बोलो मुकुल। अब ये ज्योमेट्रिक शो नहीं करेगा, क्यों? कशिश का सही है, क्योंकि दोनों साइड क्या है? सेम एफ आ गए, इसलिए ज्योमेट्रिक नहीं होगी। चलो, अब इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्योमेट्रिक की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पता है कि जैसे बहुत सिंपल सी बात करें अगर, तो डाइप्रोमन की बात करें अगर, CH3CH CH3 या ClCl ले लो, सिंपल केस रहेगा, ClCl। अगर सिस है तो डाइप्रोमन होगी, सिस है तो डाइप्रोमन होगी इस केस में। क्यों? क्योंकि कैंसिल आउट नहीं होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इधर डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव इधर डायरेक्शन। और या पहले बहुत सिंपल केस लो, क्योंकि उसमें पूछते हैं ब्यूट टू इन सिस वाला, ब्यूट टू इन ट्रांस वाला, पॉजिटिव नेगेटिव इधर डायरेक्शन, और इधर भी पॉजिटिव मिथाइल होगा, कार्बन sp2 वाला नेगेटिव होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे इस केस में। कैंसिल होंगे, लेकिन पूरे कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि एक साइड Mi है, एक साइड H है, ऐसे इधर भी होगा, तो ये पूरे कैंसिल नहीं होंगे। इसलिए इसमें म्यू नॉट इक्वल टू 0, इट इज पोलर। लेकिन अगर ट्रांस होता ये, अगर ये ट्रांस होता तब क्या होता? तब Me से Me ये कैंसिल, H से H ये कैंसिल, तो म्यू उसका 0 हो जाता, डाइप्रोन 0, तो ये नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर। और ये क्या होगा? पोलर। पोलर है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा, सिस का बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होगा देन ट्रांस। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका, पोलैरिटी सिस की ज्यादा है। अगर सॉलिबिलिटी बात करें तो सॉलिबिलिटी भी सिस की ज्यादा होगी ट्रांस से। और मेल्टिंग पॉइंट में स्पेशली हम देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट में हम देखते हैं कौन सा कैरेक्टर, इसमें हम देखेंगे सिमेट्रिकल नेचर। ट्रांस सिमेट्रिकल है, ट्रांस क्या है? सिमेट्रिकल है, ट्रांस सिमेट्रिकल है, इसलिए क्या होगा? इसलिए ये प्रॉपर पैकिंग करेगा क्रिस्टल लैटिस के अंदर, और प्रॉपर पैकिंग कोई करेगा तो उसके लैटिस ब्रेक करना टफ हो जाएगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल नेचर। ये याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल नेचर। सही ना? मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ट्रांस का।
लेकिन हाँ एक्सेप्शनल केसेस आ सकते हैं जिसमें उल्टा हो सकता है, स्टेबिलिटी भी ट्रांस की जा रहा है क्योंकि दोनों में एमई दूर दूर है, दोनों एमई दूर दूर है, रिपल्शन कम होंगी, ये बताया हुआ मैंने पहले। दोनों एमई देखो, ये एमई इधर है, ये एमई इधर है, तो दूर है, रिपल्शन कम। इसमें ये एमई पास में है, रिपल्शन ज्यादा, स्टेबिलिटी कम से। हाँ मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आ सकता है, जैसे इसमें मैंने पूछा तुमसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl, मैंने इसमें बोला इसमें तुम निकालो सिस और ट्रांस में से डायपोल मोमेंट किसकी ज्यादा है, पोलैरिटी किसकी ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, निकाल लोगे ये? Yes, sir. बताओ जल्दी से। कशिश ने आंसर निकाल लिया है, और कोई भी निकालो जल्दी से। हाँ निकाल लिया आंसर। देखो उधर, इस केस में हर एक चीज ट्रांस की ज्यादा होगी। CH3 CH, देखो उधर, हाँ डायप्लोमेट भी ट्रांस की ज्यादा आएगी। सिमेट्रिकल ट्रांस है तो जीरो डायप्लोमेट, वो भी हमेशा नहीं होती है, केसेस हैं उसके भी। ये जैसे ट्रांस ले लिया तो डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, ये भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं लेकिन ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिस में नहीं होगा, ये ट्रांस है।
ये सिस हो गया। सिस में सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, ये ऐसे तो ये ऐसे, इसलिए इस वजह से क्या होगा, ट्रांस की डेवलपमेंट ज्यादा, ट्रांस की डेवलपमेंट ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट वैसे ही ज्यादा होता है तो ज्यादा ही रहेगा। सिस का मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा, सॉलिबिलिटी ट्रांस की ज्यादा, स्टेबिलिटी होती ज्यादा है, इसीलिए चारों चीजें ट्रांस की ज्यादा रहेंगी। कोई डाउट किसी को? चलो अब देखेंगे नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद अब है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबने पढ़ लिया कि नहीं? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्टिंग की पढ़ी है सबने कि नहीं? एक बार हैंड रेज करेंगे जिसने पढ़ लिया है। इस वाला नहीं पढ़ा अभी किसी ने। चलो कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। कनिष्ठ ने पढ़ा है? लेक्चर नहीं ऑप्टिकल के। लेक्चर के होंगे एक दो भेजे हुए मैंने, शायद 20th लेक्चर तक था तो 20th लेक्चर में है। चलो कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग देखते हैं, सिर्फ ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इसमें, स्टार्टिंग का देखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल नाम से लग रहा है लाइट की तरह, ऑप्टिक्स यानी लाइट, जो प्लेन पोलराइज लाइट को दो डायरेक्शन में रोटेट कर सके, जो प्लेन पोलराइज लाइट को दो डायरेक्शन में रोटेट कर सके, उन्हें क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। उसे क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो बहुत सारे कंपाउंड्स हर साल डिस्कवर होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। इसमें से हो सकता है कुछ आइसोमर ऐसे हों, कुछ आइसोमर ऐसे हों जो लाइफ सेविंग हो, जो लाइफ को सेव करें, और कुछ आइसोमर ऐसे हों जो कार्सिनोजेनिक हो, या फिर क्या कहते हैं, डेंजर कॉज करे लाइफ के लिए। तो इस तरह के मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे एक नाम है सिसप्लेटिन। सिसप्लेटिन वो एंटी कैंसर एजेंट है, वो एंटी कैंसर है, ट्रांस का रोल नहीं है कोई भी, जबकि दोनों का फॉर्मूला क्या है, सब कुछ PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। एक एग्जांपल लिया है मैंने। तो कुछ आइसोमर ऐसे हो सकते हैं व्हिच कैन बी लाइफ सेविंग, एंड अदर अदर आइसोमर कैन बी वेरी डेंजरस, डेंजरस टू लाइफ। इस तरह से हो सकता है, सही ना? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? जो लाइट को रोटेट करेंगे दो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, वो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेंगे, अदरवाइज नहीं शो करेंगे। एग्जाम्पल लिया जैसे मैंने, ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट है ये ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट है, इसकी वाइब्रेशंस हर एक प्लेन में, इसकी वाइब्रेशंस हर एक प्लेन में, सही ना? ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट है, मोनोक्रोमेटिक व्हाइट लाइट है, मोनोक्रोमेटिक, जिसकी एक ही वेवलेंथ होगी, जिसकी क्या होगी? एक ही वेवलेंथ। अब मतलब कहीं से भी आती है, सन से आती है, ट्यूबलाइट से आ सकती है, कहीं से भी, कोई भी सोर्स होता है इसका। अब इसको हमने पास किया, एक प्रिज्म होता है निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, जो कुछ उन्हीं वाइब्रेशंस को अलाउ करेगा जो इसके प्लेन में लाई करेंगी या जो इसके प्लेन के पैरेलल होंगी। निकोल प्रिज्म ये कैल्साइट क्रिस्टल से बना होता है, CaCO3 की। निकोल प्रिज्म ये किससे बना होता है? मेड फ्रॉम CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल इससे बना होता है ये। इसके बाद अब जो लाइट आएगी, अब जो लाइट आएगी इसकी वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में होंगी, इसको बोलेंगे हम प्लेन पोलराइज लाइट, विच हैज वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन। तो ऑर्डिनरी लाइट में और PPL प्लेन पोलराइज लाइट में क्या डिफरेंस है? इसकी वाइब्रेशन हर एक प्लेन में है, इसकी वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में है, दिख भी रही होंगी तुम्हें, इसकी वाइब्रेशन एक ही प्लेन में। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट है, डिफरेंस आ सकता है पेपर के अंदर, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट एंड प्लेन पोलराइज लाइट। अब हमने इसको पास किया, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे, अब हमने इसको पास किया एक सॉल्यूशन से। ये है डिवाइस पोलरीमीटर। ये डिवाइस क्या है? पोलरीमीटर, जिसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हमने डाला हुआ है। जैसे ये मैं शो कर देता हूँ उसको, ये यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस मैंने डाला हुआ है, ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की सॉल्यूशन है, क्लियर? ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की सॉल्यूशन। ये पोलरीमीटर है। ये क्या है? पोलरीमीटर, जिसकी लेंथ, अब ये तुम्हें ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स के लिए, इसकी लेंथ है L डेसीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? L डेसीमीटर। और जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है वो है C ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना, कंसंट्रेशन लेना है न्यूमेरिकल्स के लिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, लेंथ जो पोलरीमीटर ट्यूब की है वो लेनी है डेसीमीटर के अंदर, L डेसीमीटर बोला मैंने। जैसे ही इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की सॉल्यूशन से ये प्लेन पोलराइज लाइट पास करेगी, इमीडिएटली ये रोटेट हो जाएगी या तो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, और हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालाइजर। इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
एनालाइजर, एनालाइजर के थ्रू हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि पोलराइजर ये है, पोलराइजर ये है, एनालाइजर ये है, दोनों के दोनों पैरेलल होने चाहिए एक एक दूसरे के, ताकि ऑब्जर्वेशन बिल्कुल क्लियर हो, ताकि ऑब्जर्वेशन क्या हो, क्लियर हो। तो यही पूरा इसका apparatus है, इसी को स्टडी करना, तुम्हें कोई डिटेल में ज्यादा नहीं जाना, जो मैंने बताया उसी को एनालाइज करना। फिर हमने क्या लिया, ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट थी, इसको पास किया निकोल प्रिज्म से। ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट की वाइब्रेशन हर एक प्लेन में थी, जैसे ही मैंने इसको निकोल प्रिज्म से पास किया, अब जो लाइट आएगी उसकी वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में होगी, इसे बोलेंगे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस पीपीएल को अगर हम पास करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की सॉल्यूशन से, जिसका कंसंट्रेशन है सी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये है पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर, जिसकी लेंथ है एल डेसीमीटर, जैसे ही हम इससे पास करेंगे तो या तो ये लाइट, ये वाली लाइट, इसको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस राइट में रोटेट कर देगा या लेफ्ट में रोटेट करेगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इस पीपीएल को राइट में रोटेट करता है, राइट मतलब डेक्स्ट्रो होता है, तो हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस पीपीएल को लेफ्ट में रोटेट करता है, तो हम इसको बोलेंगे लीवो रोटेट, लीवो रोटेट। लीवो मतलब लेफ्ट, डेक्स्ट्रो मींस राइट, ये ध्यान रखना है। अब जैसे इसका ना एक्सपेरिमेंट अगर करवाते हैं, मान लो लैब में लेके गए स्टूडेंट्स को और एक्सपेरिमेंट कराया, और उनको दे दिया कोई भी ऐसी सॉल्यूशन जो ऑप्टिकली एक्टिव है, से मैंने ग्लूकोज सॉल्यूशन दे दी, लैक्टोज भी है, माल्टोज भी है, सुक्रोज भी है, कोई भी सॉल्यूशन एक दे दी, और बोला अब पोलरीमीटर डिवाइस दे दिया। पोलरीमीटर डिवाइस की लेंथ हो सकता है सबकी डिफरेंट हो, सबकी डिफरेंट हो। तो जैसे ही हमने दिया तो हर एक स्टूडेंट अपनी सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा, ग्लूकोज की सॉल्यूशन मान लो सब प्रिपेयर कर दी, ग्लूकोज एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। उसके बाद जब लाइट से पास कराएं, लाइट को, पीपीएल को जब हम पास कराएंगे, हर एक स्टूडेंट जब पीपीएल को इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की सॉल्यूशन से पास करवाएगा, तो यहाँ जो एंगल आएगा, क्या सबका सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? सबका डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज कितना डाला, पानी कितना डाला, लेंथ एल डेसीमीटर जो है वो डिफरेंट हो सकती है, इसलिए यहाँ जो कंसंट्रेशन है वो भी डिफरेंट होगा और लेंथ भी डिफरेंट है, इसलिए जो एंगल आएगा, थीटा जो आएगा, वो सबका क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। थीटा को बोलते हैं हम ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? गणेश? नो सर। तो जो थीटा आएगा वो सबका डिफरेंट आया, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। इसलिए सबका एंगल सेम रहे, इसलिए एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन टी और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। एंड इज इक्वल टू थीटा, थीटा एंड इज इक्वल टू थीटा, जो हमने ऑब्जर्व्ड एंगल, जो मैंने पीछे बताया तो मैं ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, थीटा ऑब्जर्व कह लो उसको। और ये अल्फा क्या है? स्पेसिफिक एंगल रोटेशन। अल्फा क्या है? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। थीटा ऑब्जर्व्ड बाय एल इंटू सी। एल है लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर, और सी है कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इन ग्राम पर सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को अल्फा की डेफिनेशन निकालनी है, अगर अल्फा की डेफिनेशन निकालनी है, तो एल और सी को क्या करना पड़ेगा? 1, if L is equal to 1 decimeter, 1 decimeter, and concentration is equal to 1 gram per centimeter cube, and concentration is equal to 1 gram per centimeter cube, then alpha will be equal to, alpha will be equal to theta observed. तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन when length of the polarimeter tube is 1 decimeter and concentration of optically active substance is 1 gram per centimeter, and concentration of optically active substance is 1 gram per centimeter cube. कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कनिष्क? नो सर, क्लियर। तो ये समझ आ गया। यहाँ पे अल्फा और थीटा में डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए, अल्फा और थीटा में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो थीटा ऑब्जर्व को अफेक्ट करेंगे? ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? वो तुम्हें चार तो यही दिख रहे हैं, चार फैक्टर तुम्हें यही दिख रहे हैं। एक तो एल हो गया, लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब, सी कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। चार फैक्टर तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पे, इनको पॉइंट्स में ढंग से लिखना है। लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर, कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, wavelength of light used, wavelength of light used,
टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, दो फैक्टर मैंने लिख रहा हूँ, एक नेचर ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, सेकंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक सब्सटेंस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये दो फैक्टर और 6 फैक्टर्स हैं जिसमें थीटा ऑब्जर्व डिपेंड करता है, और 2 फैक्टर है जिसमें अल्फा डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, दो फैक्टर्स जिनमें डिपेंड करता है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फॉर्मूला बस याद रखना, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखना है। जैसे मैंने लिखा 4 ग्राम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, जल्दी से आंसर निकालना है इसका, टाइम खत्म हो जाएगा अभी। इसको डिसॉल्व किया हमने से 0.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, और जिसकी वजह से पीपीएल रोटेट कर गई, जिसकी वजह से पीपीएल रोटेट कर गई थ्रू एंगल ऑफ 10 डिग्री। पीपीएल रोटेट्स थ्रू 10 डिग्री, 10 डिग्री से पीपीएल रोटेट कर गई। अब तुम्हें निकालना है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, अल्फा निकालना है। कैलकुलेट स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। अगर लेंथ है पॉलिमीटर ट्यूब की, इफ लेंथ ऑफ पॉलिमीटर ट्यूब इज 1000 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पॉलिमीटर ट्यूब इज 1000 सेंटीमीटर, और क्या होगा, अल्फा तो तुम्हें निकालना ही है, क्या होगा अल्फा पे और थीटा पे इफेक्ट अगर हमने लेंथ को कर दिया डबल, सी को कर दिया डबल अलग से, एल एंड सी बोथ आर डबल, एल एंड सी बोथ आर डबल, क्या थीटा और अल्फा पे क्या इफेक्ट होगा? जल्दी से आंसर बोलेंगे इसका। चलो देखो आंसर इधर, अल्फा निकालना है, थीटा बाय एल इंटू सी। थीटा 10 है, एल कितना है? मुकुल का आंसर बनाया, एल कितना है? लेंथ लेंगे डेसीमीटर में तो 100 हो जाएगी। सी कितना है? 4 ग्राम है और 0.5 लीटर है। 0.5 लीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 4 बाई क्या आ जाएगा? 500 ml, 4 डिवाइड बाय 500 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करना है, ये आ जाएगा। तो कितना आ गया? ये दो कैंसिल, 50/4 आ जाएगा अल्फा, 50/4 आ गया, 12.5 डिग्री। कोई डाउट? अल्फा ही आ गया। अब अगर मैं लेंथ को डबल करूंगा, अल्फा है थीटा बाय एल इंटू सी, अगर लेंथ को डबल किया तो थीटा डबल हो जाएगा, कंसेंस को डबल किया थीटा डबल हो जाएगा। क्या अल्फा पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या अल्फा पे कोई फर्क पड़ेगा? अल्फा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अल्फा तो हमेशा प्री डिफाइंड है ना, अल्फा तो प्री डिफाइंड है। एल और सी जब 1 होने चाहिए, तो इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एल और सी दोनों को डबल कर देंगे तो थीटा 4 टाइम्स हो जाएगा। अल्फा नॉट इफेक्टेड, अल्फा नॉट इफेक्टेड।
तो यहाँ तक पढ़ लेना इसको, और लेक्चर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आप सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर चलेंगे। जिसने ऑप्टिकल अभी खत्म कर लिया ना, उसको रिएक्शन में दिक्कत नहीं आएगी, सीरो आइसोमेरेज।